हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ गए हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। तो इसके अंदर जो है सो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके ऊपर जो है सो सारा कंसेप्ट को हम लोग डील किए थे। तो आज उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन को अगर यहाँ पे स्लाइड पे अगर आया है तो इस क्वेश्चन को पहले तुम पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को सोचो कि क्या कहा गया है। उसके बाद उसमें मांगा क्या गया है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, जो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर है ए एंड बी है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 3 यूनिट। एक का यूनिट कितना दिया हुआ 5, दूसरे का दिया हुआ 3। और कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का जो है सो 5 है और बी का 3 है। रिस्पेक्टिवली करने का मतलब है एक के बाद एक जो है ना, जो ए इसको रिप्रेजेंट करेगा बी इसको रिप्रेजेंट करेगा। फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन एक्टिंग एट एंगल 60 डिग्री। तो तुमको गिवन दिया हुआ है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसका बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। तो सिंपल से फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। तो दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जनरली हम इसको ए बी लिखते थे, और ये दिया हुआ है 5 यूनिट। 5, अगर फोर्स होगा तो न्यूटन हो जाएगा, एक्सेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली तुमको दिया हुआ है बी का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग सिंपली बी भी लिखते हैं, और दिया हुआ है ये 3 यूनिट, तो हम लोग 3 यूनिट, और साथ साथ दिया हुआ थीटा। थीटा जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है उसी को दिया हुआ है, जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया था, और पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जान चुके लास्ट क्लास में। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसका कॉस कंपोनेंट। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे सारा वैल्यू को, आंसर हमको आ जाएगा यहीं से। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करना है। फिर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, उसका स्क्वायर करना है, अब प्लस में। तो इस तरह का अगर हम सिंबल दिए ना, तो इसका मतलब डॉट नहीं, इसको मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। 2ab, ये ए हो गया और बी की जगह पे 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। इस तरह से सारा वैल्यू को हम लोग लिखे हैं। तो अब फटाफट इसका कैलकुलेशन करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसको लिख ही देते हैं। तो देखो, इसको इंटू 15 इंटू 1/2 लिख देते हैं। अब देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आने वाला है, 25 है और ये 15 है, तो ये दोनों ऐड होकर के 40 हो जाएगा, और ये 9, तो 49 हो चुका है। और 49 का स्क्वायर रूट जानते हो कि 7 यूनिट। रिजल्टेंट जो है 7 यूनिट आ गया है। अब इसका एंगल देखना है, तो एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, टेन अल्फा। और ये अल्फा क्या होता था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर। टेन अल्फा फॉर्मूला सीधा हम लोग पढ़े थे बी साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, और डिवाइड बाय, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ये बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। आप फॉर्मूला में ये जो अल्फा दिया हुआ वही रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर मान के चलो वेक्टर ए तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अल्फा का वैल्यू अगर 30 डिग्री आया है, तो अभी जो ये अल्फा आता था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी। अगर वेक्टर ए इस तरफ है, अगर 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो कहने का मतलब कि वेक्टर ए ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो 30 डिग्री इंक्लाइन इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे होगा, इस तरफ होगा। वही अभी हम तुमको बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि ये जो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है। तो बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 3, और जो साइन 60 है इसको लिख दो एक बार, साइन 60 ही, और डिवाइड बाय ए का वैल्यू 5
प्लस में 3 cos 60 डिग्री में है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो देखो ये 3√3 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 5 प्लस 3 cos थीटा। तो 3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये हो जाएगा 5 प्लस 3/, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 प्लस, इसको अगर एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो गया है, पर आ गया 3√3 और डिवाइड बाय 13। तो इसी को हम लोग अगर अल्फा निकालना चाहेंगे तो इसको 10 इनवर्स कर देते हैं। अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3 डिवाइड बाय 13। ये अपने को एंगल भी मिल चुका है। तो देखो ये एंगल एडिट करो, बदला ही हो गया, रहने दो, दिख तो रहा होगा। चलिए एडजस्ट करने, इस तरह से हमको अल्फा भी मिल गया। देखो अगर ये अल्फा 10 इनवर्स 1 आता तो 10 इनवर्स 1 को हम लोग 45 कर देते, लेकिन ये कुछ इस तरह से आया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं बता सकते ये क्या है। अगर मान के चलो इसको दिखाना होता तो कैसे दिखाते हम लोग, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, इसका कलर चेंज कर दो, और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ आया है, अरेंज कर, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है ये इस तरफ आया है। ये अल्फा कितना है, मतलब ये अल्फा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है कितना है, वो आया था 7 यूनिट, 7 का ये मैग्नीट्यूड। तुम्हारा वेक्टर ए अगर इस तरफ है तो ए से कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, कि अल्फा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें था, जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे लास्ट क्लास में उसी के ऊपर ये सारा कंसेप्ट था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ P प्लस क्यू इक्वल टू आर दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर जो होती है वो A प्लस बी को जोड़ करके आता है। अब यहाँ पे A प्लस बी को रिप्लेस कर दिया है P प्लस क्यू में, तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर है, और पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन P एंड Q क्या होगा, जो थीटा दिया हुआ है उस थीटा का वैल्यू अलग अलग हम लोगों को निकालना है। ये अलग अलग वैल्यू जो थीटा का आने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन को लेकर चलेंगे के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो देखो पहला कंडीशन तुमको रिजल्टेंट जो दिया हुआ है आर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन हम लोग आर का वैल्यू जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अंडर रूट, जहाँ पे ए था वहाँ पे पी कर दो, पी स्क्वायर प्लस में स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, जहाँ पे ए था तो पी कर दिया, जहाँ पे बी था उसको Q। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, ये आ गया पी स्क्वायर, अब प्लस में ये आ गया पी स्क्वायर, प्लस में 2 पी क्यू कॉस थीटा, और यहाँ आर स्क्वायर दिया हुआ किसके बराबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू। इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब प्लस में पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक तरफ आकर के जीरो हो जाएगा, इधर आकर के ये जीरो हो गया, बचा कितना पी क्यू कॉस थीटा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि देखो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई वेक्टर है तो किसी न किसी का लेंथ ही होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो दिखाते थे, और एरो का कुछ ना कुछ लेंथ होता था। तो यहाँ पे 2 भी जीरो नहीं होने वाला है, पी भी जीरो नहीं होने वाला है, क्यू भी जीरो नहीं होने वाला, तो जीरो कौन सा होगा यहाँ पे, कॉस थीटा होगा। पॉसिबिलिटी तो सिर्फ यही है ये जीरो हो जाए, और ये थीटा का वैल्यू किस एंगल के लिए होता है, ये 90 डिग्री के लिए, ये 90 डिग्री के लिए होता है। इतना ठीक है।
इस तरह से हम लोग फर्स्ट का आंसर निकाल चुके हैं कि ये 90 डिग्री आ गया। कितना आया? 90 डिग्री आया है। तो सेकेंड का इसी तरह से करना है। तो अब हम इसको लॉजिक से भी निकाल सकते थे। अगर तुमको स्पेशल केस का, अगर केस नंबर थर्ड अगर देखेगा, जो तुमको यहाँ पे 1 दिया गया है, तो केस 1 है यहाँ पे, वो केस थर्ड था। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो थर्ड था। और देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो आर पी प्लस क्यू को ऐड करके आ रहा है, पी प्लस क्यू को अगर ऐड करके आर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर को डायरेक्ट अगर हम सिंपल एडिशन कर देते हैं तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, या दोनों पैरेलल होती है। देखो अभी तो हम कह दिए कि इसके बीच का जो थीटा होगा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अभी तुम यकीन नहीं करोगे कि सर 0 डिग्री कैसे आएगा, तो यहाँ पे करके दिखाते हैं तुमको, हम करके दिखाते हैं। सेकंड वाले केस को लेते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, एक की जगह पे यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे हम लोग, एक की जगह पे पी क्यू लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में टू पी क्यू कॉस थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को लिख चुके हैं। तो अब ध्यान से देखना है। हाँ, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलो फिर बाद में जो है सो हम इसको ठीक ठाक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो स्क्वायर थोड़ा कर दो तुम, स्क्वायर क्या करो, रहने दो, जनरली तो वैसे का वैसे ही हम लोग रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है पी प्लस क्यू, इसको रखते हैं हम लोग पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में पी। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, पी प्लस में का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू। अरे कॉस थीटा भी तो है, कॉस थीटा को तो लिखना कंपलसरी है, तो कॉस थीटा इधर लिख दिए, और यहाँ भी कॉस थीटा गलती से छूट गया था। तो अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, ध्यान से देखना है। पी स्क्वायर आएगा प्लस कर आएगा, पी क्यू आएगा इक्वल टू, इधर भी आया पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, और प्लस में 2pq कॉस थीटा आएगा। इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को उधर ला करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? 2pq इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब देखो 2pq 2pq कैंसिल हो गया, अब कॉस थीटा इक्वल टू आ गया है 1। थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो ये तो हम पहले ही बोल दिए थे, अगर दो वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड किए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और जब एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उसके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। तो सेकेंड वाले में थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन थोड़ा सा साइन जो है प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ माइनस होगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस है, जैसे वहाँ प्लस था ना तो यहाँ पे माइनस है। अब देखो जैसे कि P प्लस क्यू था तो 0 डिग्री, अब P माइनस क्यू जैसे कि रिजल्टेंट A माइनस बी कब होता है? 180 पे, तो इसका एंगल डायरेक्ट 180 हो जाएगा, इतना कर कर दिखाने की जरूरत नहीं है। इस समय जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो इतना हम तुम लोग क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था वो हम लोग स्पेशल केस जो डिस्कस किए थे उसी पे बेस्ड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लो। देख लिया? आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, कहा कि टू फोर्स आर एक्टिंग एज शोन इन द एज शोन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, इस बार हमको फिगर को देख करके ही बताना है क्योंकि इस बार तो हमको लैंग्वेज नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, लेकिन तुमको याद दिला दे कि वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग तभी बताते थे कि जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल ऐड हो।
कहने का मतलब है कि ये जो वेक्टर तुमको दिया हुआ है कि इसके टेल पे इसका हेड है, तो हमको इस वेक्टर को आगे बढ़ा करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। इस वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये वाला वेक्टर जो 10 न्यूटन का इस तरफ दिया हुआ था, तो हम आगे बढ़ा दिए। इसका मैग्नीट्यूड तुमको 10 न्यूटन ही है, यही वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब देखो इनके बीच का एंगल तुमको पता चल गया, अगर इस तरफ 60 था तो इस तरफ कितना हो जाएगा 120। ये एंगल तुमको 120 डिग्री है। और रिजल्टेंट हमको पता है, अगर दो वेक्टर के बीच दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो स्पेशल केस 4 याद करो, जैसे कि हम लोग कल ही किए थे, R इक्वल टू ए कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला लिखे थे। तो अब जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट आ जाएगा ए की जगह पे 100 कॉस, ये 120 का हाफ कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 100 इंटू 1/2, 1/2 1/2 आपस में निपट गया तो बचा कितना 100। अगर यूनिट इसका न्यूटन था, ये रिजल्टेंट न्यूटन में ही आएगा। ये क्वेश्चन भी अपने को सॉल्व हो चुका है। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन के लिए भी हम लोग बोले थे कि जो अल्फा का वैल्यू होगा वो बीचों बीच में होता, इस तरह से होगा। अल्फा जो होता है बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाले को ए माने, सेकंड वाले को बी माने हैं, किसी भी एंगल के साथ, अगर वेक्टर इसको ए माने हैं तो इसके साथ ही देख लो, अगर हम इसको ए माने हैं तो ये अल्फा होगा। और अल्फा का वैल्यू हम लोग कर चुके हैं, वो होता है थीटा/2। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा थीटा/2, तो थीटा/2 मतलब 60 डिग्री, 120 का आधा, 120 का आधा हो गया 60 डिग्री। दोनों के साथ जो एंगल है वो बनाएगा वो 60 डिग्री का बनाएगा, चाहे तुम फर्स्ट वाले के साथ देखो चाहे सेकंड वाले के साथ देखो। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 100 न्यूटन, और उसके बाद जो एंगल आ गया है उन दोनों का हाफ आ गया मिड पॉइंट पे 60 डिग्री। तो इस तरह से बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको देख करके ही हम लोगों को आंसर याद आना चाहिए कि फॉर्मूला का रिजल्टेंट जो था वो 2a cos थीटा बाय था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला उस पर पुट के फटाक से आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, करा के दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड p दिया हुआ है और दूसरे का दिया हुआ है 2p, हैज रिजल्टेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ p, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, उसके बाद पूछ रहा कि एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड p और 2p के बीच का एंगल पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को बढ़िया से बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कह रहा कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया p और 2p, और उसमें कह रहा रिजल्टेंट जो आया है वो स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है। तो हमको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा फोर्स ये है, तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग करेंगे, याद है वो बना लो। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड में हम लोग बोले थे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर लेंगे, आज वो दिन आ चुका है। तो इसको मान लेते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड जो है p है, और रिजल्टेंट जो होगा इस पे परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट को हम इस पे परपेंडिकुलर बना दिए। अब जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग देखेंगे तो यही वाला यहाँ से यहाँ तक होगा, हो गया। तो अपना ये वेक्टर p है और ये वेक्टर हो जाएगा 2p, और ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट जो स्मॉलर पे परपेंडिकुलर है। लेकिन वेक्टर के बीच का एंगल हमको दिखाना है, तो एंगल इस तरफ का दिखाना पड़ेगा, एंगल इस तरफ का दिखाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इस तरफ का एंगल अल्फा है, थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना हम लोगों को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो फटाफट पहले हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं, उसके बाद अल्फा अगर पता चल जाएगा तो रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल तुमको बन गया कैसा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आर का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। चलो हम लोग आर का वैल्यू ही निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा, सॉरी ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और ये तो बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। चलो फटाफट हम लोग देखते हैं यहाँ से। परपेंडिकुलर कौन, सॉरी हाइपोटेनस कितना है, 2p है, तो 2p का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा, r का स्क्वायर, अब प्लस में p का, ये बेस हो गया। यहाँ से हम लोग फटाक से देख सकते हैं ये हो गया 4p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 3p स्क्वायर है, और r का वैल्यू कितना हो गया, √3p। इस तरह से हमको इसका मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है, इसका मैग्नीट्यूड हमको। अब पूछ रहा है एंगल कितना है, तो यहाँ से अल्फा हम लोग निकाल लेंगे। अल्फा जब निकाल लेंगे तो थीटा भी आराम से निकाल ही सकते हैं। एक बार ध्यान से देख लो किस तरह से हम लोग किए, बस क्वेश्चन को जिस तरह से कहा था उस तरह से ही अरेंज किए। अगर हम लोग वो फॉर्मूला लगाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट वाला, उससे थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया था कि जो छोटे वाले फोर्स है, छोटा वाला जो फोर्स है उस पे है हमारा परपेंडिकुलर, कौन सा, रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट को छोटे वाले पे परपेंडिकुलर कर दिए। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन क्या कहता था, अगर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल को रखेंगे तो ये देखो एक p और 2p रेगुलर ऑर्डर में है और r जो है अपोजिट ऑर्डर में है। इस तरह का हम लोग बात पहले कर चुके हैं। अब ये अल्फा पूछ रहा है तो फटाक से निकाल देंगे। तो यहाँ से cos अल्फा निकालो, cos अल्फा अगर तुम निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, cos अल्फा इक्वल टू बेस p, हाइपोटेनस कितना, p। तो यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू आ चुका है 1/2 आ गया। तो इसका मतलब है कि cos अल्फा 1/2 है तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। लेकिन अल्फा एंगल नहीं है, एंगल अपना है थीटा। दो वेक्टर के बीच p एंड 2p के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, और थीटा को हमको निकालना है, पता ही है कि कैसे निकालना है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस में अल्फा, तो 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। दोनों चीज़ हम लोग फाइंड कर लिए, एक तो मैग्नीट्यूड पूछा था वो भी बता दिए, डायरेक्शन पूछा मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है वो भी बता दिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़ा आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एंड बी मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। If the magnitude of the vectors are 3 Newton and 4 Newton respectively, find their resultant। पहले हम लोग एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पे एक एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस को, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस। और कह रहा कि पहला एक वेक्टर जो है ए वो 20 डिग्री के एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ। पहले तो इसको दिखा देते हैं कि ये अपना है एक्स एक्सिस और ये वाला है वाई, इस तरफ एक्स एक्सिस उस तरफ वाई एक्सिस। तो पहला वेक्टर ए जो है वो 20 डिग्री के एंगल पे है, ये हो गया वेक्टर ए। उसी तरह से दूसरा वेक्टर बी जो है वो है 110 डिग्री एंगल पे, इस तरह से भी दिखा दिया। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो है तुम्हारा, और ये दिया हुआ है 20 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 110 डिग्री। लेकिन हमको ये एक्स एक्सिस के साथ दोनों दिया हुआ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो वो क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये 120 डिग्री, सॉरी सिर्फ 20 डिग्री है, वो आगे 110 डिग्री है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हम थीटा मान लेते, दोनों को माइनस करो, टोटल एंगल 110 माइनस 20 तो इक्वल टू 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने को पता है,
रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ये थर्ड केस है तो इसको अगर चाहो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू जानते हैं हम लोग, 0 होता है, तो यहाँ से बात खत्म हो गई। तो रिजल्टेंट जो आया यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 सॉरी ए कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और डी है 4 तो उसका स्क्वायर हो गया 16। ये अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है टेन अल्फा का। ध्यान दो, टेन अल्फा क्या लिखते थे हम लोग, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। यहाँ पे अपने को सब पता है कि बी दिया हुआ है कितना, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, बी का वैल्यू 4 है, और साइन 90 और डिवाइड बाय ए का वैल्यू 3 और प्लस में 4 कॉस 90। अब देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है कितना 0। टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, टेन अल्फा का वैल्यू हो गया 4/3। अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3, और टेन इनवर्स 4/3 को हम लोग 53 डिग्री एंगल कहते हैं। तो पिछले बार जो आया था हम लोगों को 3√3 डिवाइड बाय 13 का वैल्यू नहीं जानते थे, लेकिन ये इस बार हम लोग जानते हैं। तो ये कहाँ से आया है, वो ए के साथ आया है। रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट मान करके चलो अपना कलर ले लेते हैं, इस तरह से आया है, और ये बता रहा है कि ए के साथ 53 डिग्री है। ए के साथ अगर 53 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, 53 डिग्री में 20 डिग्री ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो अपना आ गया है 5 यूनिट 53 डिग्री विद एक्स। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट लिख दिए, एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, एंटी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। देखो इस क्वेश्चन को देख करके बड़ा अतरंगी सा लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब फिगर बनाए तो हमको साफ साफ दिख गया कि दो वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री वाला केस को तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर करके। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक था कि जो हमको एंगल दिखाना था वो एंगल को डायरेक्ट ए के साथ तो निकाल दिए, लेकिन लिखे एक्स के साथ, इसलिए कि हमको रेफरेंस दिया हुआ था एक्स एक्सिस, ए का एक्स के साथ एंगल दिया हुआ था, बी का भी एक्स के साथ एंगल दिया हुआ था। तो अल्टीमेटली हमारा भी फर्ज बनता है कि रिजल्टेंट को भी हम लोग एक्स के साथ ही छोड़े, एक्स के साथ रिजल्टेंट को भी हम लोग छोड़ दिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। Each force is increased by 3 Newton in magnitude when acting at angle 90 degree with each other. Find their resultant. तो पहले बात समझो कि दो फोर्स का दिया हुआ है, फोर्स है जिसका ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट दो फोर्स का मैग्नीट्यूड कब हो सकता है रिजल्टेंट, जब वो दोनों सॉरी पैरेलल हो। और लिस्ट कब हो सकता है, लिस्ट मतलब जब एंटी पैरेलल हो। तो एक फोर्स को मान लेते हैं हम लोग एक्स, दूसरे को मान लेते हैं वाई। अगर दोनों को अगर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड देखेंगे, रिजल्टेंट आर मैक्स जो होता था वो ए प्लस बी, जैसे कि मान लेते हैं लेट टू वेक्टर्स बी ए एंड बी, लेट वेक्टर्स बी एक्स एंड वाई मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड माने हैं, डायरेक्शन तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स भी एक्स एंड वाई कर दिए हैं। ग्रेटेस्ट जैसे रिजल्टेंट हम लोग लिखते थे, रिजल्टेंट लिखते थे तो वो कहते थे कि ए प्लस बी से छोटा और ए माइनस बी के मोड से बड़ा, ऐसे हम लोग लिखते थे। ये इसका रेंज था। तो अब मान के चलो कि ये करा ए प्लस बी से बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, तो सबसे मैक्सिमल पॉसिबल जो हो सकता है ग्रेटेस्ट वैल्यू वो ए प्लस बी हो सकता है। यहाँ से हमको आइडिया मिल चुका है। ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ। उसी तरह से अगर देखोगे तो ए माइनस बी, अगर ए को हम पॉजिटिव मान लें और बी को, सॉरी, ए को बड़ा माने और बी को छोटा माने, यानी कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स को कर रहा है और बी जो कर रहा है वाई को, तो यहाँ से जो लीस्ट मैग्नीट्यूड होगा वो ए माइनस बी के बराबर होगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 6। तो अब ये दोनों इक्वेशन को देख करके फटाफट हमको दिख रहा है कि वो क्या होने वाला है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से अपने को एक्स का वैल्यू कितना आ गया 16, एक्स का वैल्यू आ गया है 8। सिमिलरली वाई का वैल्यू देख लो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 8 रख दिए तो यहाँ पे 8 उधर जा करके 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। तो ये तो अभी कह रहा है कि x और y का वैल्यू हम लोग देखे कि जो x और y दो वेक्टर था तो इनको हम लोग देख लिए कि जो 8 है और 2 यूनिट है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि सबको इंक्रीज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सबको इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे एक्स और वाई जो है दोनों फोर्स है, तो इसको यूनिट भी दिया हुआ है न्यूटन में, ये दोनों न्यूटन में ही है। तो अब यहाँ पे जो आगे बोला गया है, इसको बोला गया कि एक्स को 3 यूनिट से बढ़ा दिया गया है, एक्स को 3 यूनिट से बढ़ा दिया गया है, और जो तुम्हारा वाई है उसको भी 3 यूनिट बढ़ा दिया गया है। बेटा हो जाइए, अबे तुम इतना ड्रामा मत कर। तो इसको कहा है बढ़ा दिया है एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू तो 8 है, ये हो जाएगा 11 न्यूटन। इसको कर दिया है y प्लस, इसको भी y प्लस 3 कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। क्या है 5। तो अब कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो इसको मिला दो और ये वाला जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग फटाफट देख सकते हैं कि रिजल्टेंट अगर राइट एंगल पे अरेंज है, अंडर रूट इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है क्योंकि डायरेक्शन वार के बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग उसको देंगे भी नहीं। ये हो गया 1 1 प्लस में 25, ये अंडर रूट 146 दिख रहा हमको, 146 रिजल्टेंट, और यही अपना आंसर भी है। देख लो, इस तरह से हम लोग सर तक पहुंच गए। जैसे क्वेश्चन कहेगा ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो बड़ा आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कह रहा था नहीं कह रहा था। सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो सब एडिशन ऑफ वेक्टर का ही कंसेप्ट को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर करके घुमा फिरा करके दिया हुआ है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव अ रिजल्ट 10 यूनिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट कितना है 10 यूनिट है। अगर जब वो राइट एंगल पे कर रहा है तो वो है 50 यूनिट। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। लेट ऑफ वेक्टर्स बी ए एंड
जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसका मतलब है कि एक का फोर्स इस तरफ होगा और दूसरा का फोर्स जो होगा वो इस तरफ। ये ए इस तरफ लगेगा और बी इस तरफ लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा। पहला कंडीशन तो कहा गया है when act in opposite direction, act in opposite डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ए माइनस बी हो जाएगा, और रिजल्टेंट कितना है वह ए माइनस बी 10 यूनिट के बराबर, ए माइनस बी इक्वल टू 10। अब जब एक दूसरे से राइट एंगल में लगा है, व्हेन एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट जो निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 50। ये है तो स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो पहले इक्वेशन तो अपने को ये दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर इसको वन लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू लेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को देख करके हमको निकालना है ए का और बी का वैल्यू। इसके लिए थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा और हम इसको करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। ए माइनस बी तो दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी भी अपने को पता चल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। चलो जैसे कि हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बचपन वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब करते हैं क्या है कि इसमें ए बी एड भी कर देते हैं, माइनस में 2ab सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, कुछ नहीं है, दोनों तो आपस में अरेंज हो गया, ये तो कुछ बात है नहीं। तो थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग फिर से, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, ऐसा करो ना, उतना करने की क्या जरूरत है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी तो पता नहीं है अपने को, चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं, अभी इसको रहने दो, इस पे लौट के हम लोग आएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे, ए प्लस बी नहीं दिया हुआ है, देखो ए बी पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर लौट करके हम लोग आएंगे जहाँ जा रहे थे ना, फिर आएंगे। चला क्या हो गया जी, फिर से नहीं आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो याद था ही अपने को। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, भगाने वाली चीज सब इधर आ जा। हाँ तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी तो दिया हुआ था कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इधर कितना होगा, ये तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस। अबे चल बाक सब, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2500, माइनस में इसको ए बी को उधर लिया, 2ab कितना हो जाएगा 2400, ए बी का वैल्यू यहाँ से 2400 निकल चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं, अब यहाँ से ए प्लस बी तो आराम से निकल जाएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, फटाफट रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25, और 2ab का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये है 2400।
दोनों को ऐड करो तो 4900 मतलब 4900 आ गया। अब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, तो a प्लस बी जैसे लिखेंगे तो उसका रूट हो जाएगा, a प्लस बी आ गया अंडर रूट 4900 इक्वल टू 70। ये सब फोर्स ही था तो न्यूटन में ही आएगा। ये हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 था कि a प्लस बी मिल गया 70, a प्लस बी अपने को मिल गया 70, और a माइनस बी हमको दिया हुआ था कितना 10। अब ऐड करेंगे तो a इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 80, तो a का वैल्यू आ गया है 40 न्यूटन। एंड इसी तरह से b का वैल्यू देख लो, इसी एक में पुट कर दो। अगर इसमें पुट करेंगे a 40 तो उधर जा करके 70 माइनस 40 हो जाएगा 30। इस तरह से हम लोग a भी फाइंड कर लिए और b भी फाइंड कर लिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन कर करके ही डाले। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। The sum of the magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton and magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant is 90 degree with the force of a smaller magnitude, then find the magnitude of the forces. अब यहाँ पे फिर से वही कहा है कि दो फोर्स लेंगे हम लोग, एक को लेंगे, एक का मैग्नीट्यूड x, दूसरे का लेंगे y, और कहा कि स्मॉलर फोर्स जो है उस पे रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर। ऐसा केस को हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एक ही फॉर्मूला तरीका से बनाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। वो ग्राफिकल मेथड पढ़े थे ना, इसी में हम लोग को देखे थे। चलो पहले हम लोग डायग्राम ही बना लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया स्मॉलर फोर्स, और स्मॉलर फोर्स पे ही है अपना रिजल्टेंट, स्मॉलर फोर्स पे रिजल्टेंट, इसको हम लोग ऐसे बना लिए। और जो सेकेंड हो जाएगा वो कैसे आ जाएगा, थोड़ा स्मॉलर मानते हैं x को, लार्जर है वो y है, और ये अपना है, इसी तरह से कहा गया था। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। ये कहा गया है कि जो x प्लस वाई है सीधा सम है, वह है 18 न्यूटन। कितना है ये, 18 न्यूटन है। और उसके बाद कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट देखना है के लिए भी हम लोगों को फटाफट देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो दिया हुआ है r, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर जो निकालना चाहे वो भी निकाल सकते हैं। तो आप पूछा क्या है, तो फोर्स ऑफ देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ। अब ये रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या। अब देखो रिजल्टेंट को निकालने के लिए एक रिलेशन अपने पास है कि आर स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग एक को, चलो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर आ जाएगा। पहले हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू इससे निकाल लो, वाई का वैल्यू इससे देख लो। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस में x हो जाएगा। y की जगह पे 18 माइनस एक्स रख दे दो, 18 माइनस में x वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में r की जगह पे 12 है, तो रिजल्टेंट 12 दिया हुआ था ना, कि 12 का, तो इसको स्क्वायर करो तो 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा 36x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 140, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 324 माइनस में 144 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 36x आ गया, सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, और ये 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, और इधर देखो कितना आ गया, यहाँ पे 2 बजा 2 माइनस 1, फिर से देखो ये 2
-1 तो ये बचा इक्वल टू 36x। यहाँ से x का वैल्यू हमको साफ साफ मिल गया, दिख रहा है कि 5 आने वाला है। 180 डिवाइड बाय, सॉरी डिग्री नहीं, सिर्फ 180। तो कैंसिल करो, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ गया 5। अगर x का वैल्यू 5 आ चुका है तो y का वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं ना। यहाँ से देख लो y का वैल्यू कितना हो गया 13 माइनस 5 इक्वल टू 18 माइनस 5 इक्वल टू 13 न्यूटन। x का वैल्यू भी मिल गया 5 न्यूटन, y का वैल्यू भी मिल गया 13। इस तरह से इस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो जब भी परपेंडिकुलर कहेगा ना तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड भी पढ़े थे हम लोग, एनालिटिकल मेथड भी पढ़े थे। तो जिस क्वेश्चन पे आसान लगेगा उसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम चाहेंगे वेक्टर तरीका से करने के लिए तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथ दी जाएगा, तो हम लोग ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लंबा करके क्या फायदा है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ऑन हैज मैग्नीट्यूड √3b, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ b बाय a। तो अब देखो फिर से इस फोर्स को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमको। फोर्स को अरेंज करना है तो इस फोर्स ए को उठा करके ले आओ इस तरफ। ए को जब उठा करके इस तरफ लाएंगे, अब इनके बीच का एंगल मिलेगा हमको, इस तरफ का वैल्यू हो जाएगा 60, और ये हो गया वेक्टर ए। और कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो √3 के बराबर है, और बी बाय ए पूछ रहा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, थोड़ा छोटा सा कैलकुलेशन है। चलो हम लोग करते हैं। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस में ए बी कॉस थीटा। तो इस बार कॉस थीटा नहीं बल्कि कॉस 60 के बीच का एंगल तो हम लोग निकाले। इस वेक्टर को अरेंज इसलिए किए ताकि दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सके। तो ये जो तुमको आर है वो दिया हुआ है √3b ऐसा करो ना, स्क्वायर ही कर दो दोनों। ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में ए बी, कितना जाएगा, ये cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो, इधर आ गया है 3b² इक्वल टू a² प्लस में b² प्लस में ए बी। फाइंड क्या करना आपने को, b बाय ए फाइंड करना है। दोनों तरफ a² से डिवाइड कर दो, a² से डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो a² और टोटल में डिवाइड कर दो। अब यहाँ से जो अपने को मिलने वाला है तो देखो b/3b बाय ए, 3b बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 1, और इसको कर दो, ये भी हो जाएगा b बाय ए का स्क्वायर प्लस में ये ए कैंसिल हो गया तो बचा कितना b बाय, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं। अब b बाय ए को x मान लेते, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि b बाय ए जो अपना b बाय ए जो है वो x है। अब जहाँ जहाँ b बाय ए दिख रहा है उसको x कर देते हैं। अब ध्यान से थोड़ा देखो तो ये कितना जगह 3x², 1 प्लस में x² अब प्लस में x हो गया। सबको एक तरफ ले आओ, सारा को एक तरफ ले आएंगे तो कितना जगह ये 2x² माइनस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन तो करने के लिए तुमको आता होगा, अगर नहीं आता है तो दुख की बात है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लीजिए इसमें से x, तो बचा कितना x माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस में 1। यही कर रहे हैं ना हम लोग, b बाय ए का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से एक हो गया 2x प्लस 1,
एक आ गया x-1 इक्वल टू। अब देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होता है, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है तो दोनों का रेशियो भी हमको नेगेटिव नहीं लेना है, और इस x का वैल्यू अपने को सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ये x जो है पॉजिटिव है क्योंकि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। बी और ए का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यही सेलेक्ट होगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। का मतलब x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बी बाई ए, और बी बाई ए का वैल्यू कितना आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिजल्टेंट को वो एक वेक्टर के फॉर्मेट में ही डाल दिया था। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ली। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है, इसको देखो यहाँ पे करा के दो फोर्स है पी एंड क्यू का रेशियो दिया हुआ है, पी बाई क्यू दिया हुआ 1:2। इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एंगल ऑफ √3/2 पी, देन द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। इसको थोड़ा सा फिगर बनाओ, फिगर बना लेते हैं हम लोग, फिगर बना लेते। मान लेते हैं कि अपना वेक्टर पी ये है और क्यू जो है सो बड़ा है, तो इसको छोटा बनाते हैं। ये है क्लियर है। और इनके बीच का देखो यहाँ पे जनरली हम लिख देते हैं ये P है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम लोग x, और जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं हम लोग x। तभी तो P/Q आएगा कितना जाएगा, 1:2 आ जाएगा। देखो ना से P/Q कितना आना चाहिए, 1/, इसका वैल्यू x रखे, इसका वैल्यू 2x रखे, तो यहाँ से आ गया हमको 1/2। अब यहाँ पे इनके बीच का एंगल हमको पता करना है। हाँ तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू के बीच का एंगल पता करना, ये थीटा है। और इनके रिजल्टेंट के साथ जो एंगल दिया हुआ है कितना, ये 10 इनवर्स में, तो मान लेते हैं अल्फा। अल्फा अल्फा मानते हैं, और यही अपने को दिया भी है, ये 10 इनवर्स √3/2 दिया हुआ है ना, वो 10 अल्फा ही दिया हुआ है। तो देखो अल्फा दिया हुआ तुमको कितना, 10 इनवर्स √3/, यहाँ से 10 अल्फा क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो √3/। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग को 10 अल्फा का फॉर्मूला दिया हुआ था। 10 अल्फा फॉर्मूला क्या है, फटाफट अपने को पता होना चाहिए। 10 अल्फा इक्वल टू जो होता था, जहाँ पे है बी किसके जगह पे ले लिया है, की जगह पे ले लिया है, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से देख लो कि का वैल्यू तो अपने को दिया था, माने हैं कितना, एक्स। एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय पी की जगह पे एक्स, और क्यू की जगह पे फिर से 2x डिवाइड बाय ये cos थीटा हो गया, 2x cos थीटा। फिर अल्फा वैल्यू तुमको दिया हुआ देखो ना, 3/3 और वहाँ डिवाइड कर दो x को, ऊपर नीचे x अगर डिवाइड हो गया, ऊपर कितना बचा है, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब करते हैं कि रूट को फ्री करने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा करो, थोड़ा सा और एक बार अरेंज कर दो इसको, 1 प्लस में cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा हो गया। अब करते हैं इसको, जैसे स्क्वायर करेंगे तो √3 का वैल्यू कितना जाएगा, 3, और ए स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी cos थीटा, 2 इंटू ए, तो 1 इंटू 2 क्या, 4 cos थीटा इक्वल टू
ये हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 प्लस में 12 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट तो यहीं पे खत्म हो चुका था। अब कुछ मैथमेटिक्स है तो उसको हम लोग छोड़ेंगे थोड़े, तो भी हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। कॉस थीटा, अब देखो सारा टर्म इधर कॉस थीटा में, तो उधर साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा 16 माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको कैसे हम अरेंज किए, पर देख लो ध्यान से, फिर बाद में उलझना मत। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इसको कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब सबको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। अब सबको एक साथ अगर हम अरेंज करने के लिए आएंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इधर ले आओ। तो ये माइनस में 16 है, यहाँ पे प्लस में 12 है, कितना जगह 28 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 28 कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में ये 12 कॉस थीटा ही रहेगा। जस्ट 1 मिनट रुको, हाँ 12 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 12, 28 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 12। अब देखो ध्यान से, ये इधर 3 है, उधर से 16 आएगा, तो 3 माइनस 16, तो माइनस में 13 आ जाएगा, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कॉस क्वाड्रेटिक में आ गया है, कॉस आ चुका है क्वाड्रेटिक में। बात समझ में आ रही है? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व अगर तुम करोगे, यहाँ से कॉस थीटा का 2 वैल्यू आएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर, ये कलर लेते हैं। कॉस थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 आएगा, एक होगा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 13/14 होता है, एक माइनस में 13/14 आता है। तो हम लोग को पता है कि ये वाला एंगल तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, इस तरह से होगा। यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपने को पता चल गया कि पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है, 60। अगर तुम इसको चाहो तो घर पे सॉल्व करके देख सकते हो। तो हम सॉल्व कर किए थे, तो एक तो ये आया था और एक ये आया था, क्योंकि इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को हम लोग ज़्यादा उलझन में नहीं डालेंगे। तो आज का लगता है कि क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो हम तो तुमसे यही उम्मीद करेंगे कि इस फिर से घर पे जा करके अपने इसी क्वेश्चन को देखना है, उसको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। अगर तुम एक बार इसको देखा है सॉल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से खुद से ही उसको सॉल्व करो। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन देखो और आंसर मैच कराओ। आगे जब तक लेक्चर आता है तब तक इसको थोड़ा रिवाइज करो, बढ़िया से पढ़ो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।